नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम के यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर यह क्वेश्चन उठेगा कि क्या इससे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं? तो हाँ मित्रों, इसके जो प्रमुख फैक्ट होंगे उससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। मित्रों, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम देखें तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वह हमारे सामने आती है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान है, अर्थात सबसे व्यापक संविधान है। मित्रों, भारत का संविधान जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक संविधान है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो मूल प्रति थी, अर्थात 1949 में जब संविधान बना तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 9 अनुसूचियां थी। किसमें? जो मूल प्रति थी संविधान की, मूल रूप में। उसके बाद देखते हैं हम लोग आज के समय में, वर्तमान में इसमें कुल मित्रों 470 अनुच्छेद, कुल 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं और इसमें अब तक कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत का संविधान जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक संविधान है। क्यों? क्योंकि दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद, इतने भाग और इतनी अनुसूचियां नहीं हैं। इसीलिए भारत का संविधान जो है वह दुनिया का सबसे लंबा, सबसे व्यापक संविधान है। ठीक है मित्रों। इसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों, भारत का संविधान जो है वह दुनिया के अन्य संविधानों से, अर्थात भारत के संविधान में जो प्रावधान है, कुछ प्रावधान दुनिया के अन्य संविधानों से ग्राहित हैं, अर्थात लिए गए हैं। तो इस प्रकार जो सबसे बड़ा भारतीय संविधान में जिस तथ्य की सबसे बड़ी भूमिका रही वह था 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि हमने भारत के संवैधानिक विकास वाले वीडियो में अध्ययन किया। जिसको क्यों किया? क्योंकि इससे जो भारत का संविधान है 1935 के भारत शासन अधिनियम से मित्रों सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं भारत के संविधान में। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो उस समय, मतलब भारत के अलावा जो अन्य देशों से संविधानों से, अन्य देशों के संविधानों से प्रावधान लिए गए हैं मित्रों, उसमें अनेक देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूएसएसआर मतलब आज का रूस, और ब्रिटेन, कनाडा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो भारत का संविधान है इसमें जो प्रावधान है, कुछ प्रावधान दुनिया के अन्य संविधानों से लिए गए हैं। तो यह रही हमारी दूसरी विशेषता हमारे संविधान की कि विभिन्न स्रोतों से विहित है भारत का संविधान। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है भारत के संविधान में। इसको हम इस प्रकार समझे, नम्य का मतलब होता है मित्रों लचीला और अनम्य का मतलब होता है मित्रों कठोर। जो कि अनम्य संविधान को अगर हम देखें तो अमेरिका का संविधान है और इसका मतलब होता है, अनम्य या कठोर संविधान का मतलब होता है मित्रों कि इसमें संविधान संशोधन जो होता है वह बहुत जटिलता से होता है। साधारण भाषा में हम लोग समझे तो जो कठोर संविधान होता है मित्रों, इसमें जो संविधान संशोधन होता है वह बहुत जटिलता से होता है। जबकि मित्रों जो नम्य संविधान या लचीला संविधान होता है इसमें जैसे आम कानून निर्मित होते हैं उसी प्रकार मित्रों इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो मित्रों हम लोग भारत के संविधान की विशेषता का अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत के संविधान में मित्रों, भारत का संविधान जो है वह ना तो नम्य है और ना तो अनम्य है, अर्थात भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है मित्रों, भारत का संविधान जो है वह कठोर भी है और लचीला भी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वह 2 प्रावधान का उल्लेख करता है। किसके लिए? भारत के संविधान संशोधन के लिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने तीसरी विशेषता देखी भारत के संविधान की कि भारत का संविधान ना तो नम्य है और ना तो अनम्य है, बल्कि दोनों का मिश्रित रूप है, अर्थात कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं
भारतीय संविधान जो है वह एकात्मक भी है और संघीय भी है, अर्थात भारतीय संविधान एकात्मक स्वरूप का भी दर्शन देता है और संघीय स्वरूप का भी दर्शन देता है। इसका मतलब यह हुआ मित्रों, इसके भारतीय संविधान में जो है वह संघीय गुण है। जैसे संघीय गुण का मतलब हम लोग समझे तो लिखित संविधान है, चूंकि संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान की बात करें तो भारत का हो गया, अमेरिका का हो गया, और अलिखित संविधान की बात करें मित्रों तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, भारत की जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संघीय गुण के जो प्रमुख लक्षण हैं, संविधान की कठोरता, अर्थात भारत का संविधान कठोर भी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं संसद की सर्वोच्चता भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है भारत में। और दो हम लोग देखते हैं संघीय गुण में वह है कि दो सरकारें हैं भारत में, अर्थात केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। तो यह होता है मित्रों संघीय गुण, अर्थात संघीय गुण भी भारत के संविधान में है। और हम लोग एकात्मक गुण की बात करें, अर्थात एकात्मक स्वरूप की, एकात्मक संविधान कैसा होता है तो मित्रों एक संविधान और अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका। इसका मतलब है भारत में आपको यह तीनों देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत में एक संविधान है और एक अखिल भारतीय सेवा है, अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, इससे क्वेश्चन भी आते हैं मित्रों। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है भारत में 3 हैं, मात्र 3 हैं। और पहली है IAS, दूसरी है IPS और तीसरी है IFOS, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। यह होती हैं 3 अखिल भारतीय सेवाएं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एकीकृत न्यायपालिका। मित्रों भारत की जो न्यायपालिका है वह एकीकृत है। तो इस प्रकार भारत के संविधान की विशेषता है कि इसमें एकात्मक गुण भी है और संघीय गुण भी है। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान की अगली विशेषता को कि सरकार का, जो भारतीय सरकार रहेगी उसका संसदीय रूप। और यह लिया कहाँ से गया है मित्रों तो यह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। संसदीय स्वरूप की मित्रों बात करें तो जैसे भारत के संविधान के द्वारा भारत की सरकार को यह प्रदत्त अधिकार है कि भारत जो पार्टी, अर्थात सर्वाधिक मतों वाला, अर्थात सर्वाधिक जो संसद चुने जाएंगे, बहुमत दल वाला नेता क्या बनेगा, भारत का प्रधानमंत्री। और जो कार्यकारी शक्तियां होंगी वह किसके पास होंगी, प्रधानमंत्री के पास। तो इस प्रकार यह गुण कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से, अर्थात एक मंत्रिमंडल होगा। तो चूंकि जब हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को इसी क्रम में आगे हम लोग इंडियन पॉलिटी में देखेंगे तो इसका अध्ययन हम लोग वहाँ करेंगे। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि भारतीय जो सरकार है वह संसदीय रूप में कार्य करती है। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, अर्थात संसदीय संप्रभुता भी है भारत के संविधान में और क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता। संसदीय संप्रभुता का जो हम कह ले भाग है वह लिया गया है ब्रिटेन से, और जो न्यायिक सर्वोच्चता का गुण लिया गया भारत के संविधान में वह अमेरिका से लिया गया है। और भारत में जो आर्टिकल 21 है, भारत के संविधान में जो आर्टिकल 21 है, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा न्याय की प्राप्ति का प्रावधान करता है। तो इसमें हम लोग देख लिए भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि भारत में न्यायिक सर्वोच्चता है और संसदीय संप्रभुता अर्थात सेवर्निटी है। ठीक है मित्रों। इस प्रकार हम लोगों ने अब तक भारत के संविधान की 4 विशेषताओं को देखा, 5 विशेषताओं को देखा, 6 विशेषताओं को देख लिया अब तक हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों भारत के संविधान में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का भी वर्णन है भारत के संविधान में। इसमें हम लोग देखते हैं कार्यपालिका से अलग न्यायपालिका है, चूंकि भारत की जो न्यायपालिका है यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है न्याय के लिए, अर्थात इस पर कोई सरकार या किसी बाह्य रूप से कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है मित्रों। तो यह रही हमारी अगली विशेषता, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त है। उसके बाद हम लोग मित्रों देखते हैं त्रिस्तरीय सरकार। अब पहले तक भारत में 2 सरकारें तो हम लोग जानते हैं, क्या, राज्य सरकार और संघ मतलब केंद्र सरकार। लेकिन जब 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है प्यारे साथियों,
तो 73वें संविधान संशोधन मतलब 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की जाती है और 74वें द्वारा नगर पालिकाओं की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है, जो कि शायद ही दुनिया के किसी अन्य संविधान में देखने को मिले। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में मित्रों आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, अर्थात जब भारत पे आक्रमण हो, मतलब कोई ऐसी परिस्थिति बने कि विदेशी आक्रमण हो या गृह युद्ध जैसी संभावना भारत में हो, तो इस प्रकार कुछ 3 प्रावधान किए गए हैं आपातकालीन। पहला राष्ट्रीय प्रावधान, इसका मतलब है जो कि आर्टिकल 352 के द्वारा दिया जाता है। क्या कि राष्ट्रीय आपात का मतलब हो गया कि जैसे भारत में गृह युद्ध की आशंका हो जाए या विदेशी आक्रमण की आशंका हो जाए, तो इस दौरान भारतीय संविधान प्रावधान करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। उसके बाद मित्रों राज्य में आपातकाल का प्रावधान है। राज्य में भारतीय संविधान द्वारा आपातकाल की घोषणा कैसे की जाती है, जब आर्टिकल, यहाँ 2 आर्टिकल हैं 356 और 365, तो इस प्रकार यह राज्य का आपातकाल है। क्योंकि जब हम आपातकालीन प्रावधान पढ़ेंगे, मतलब केंद्र और राज्य सरकारें पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं वित्तीय आपातकाल। जब भारत में वित्तीय परिस्थितियां मतलब ऐसी ना रह जाएं कि देश चल सके, आगे बढ़ सके, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है आर्टिकल 360 के द्वारा। ठीक है मित्रों, मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 360 के द्वारा। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वतंत्र निकाय, अर्थात भारत में संविधान द्वारा कुछ ऐसे निकायों की स्थापना की गई है जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और क्या हो गया नियंत्रक महालेखाकार। तो ये जो होते हैं कुछ ऐसे मतलब आयोग हैं जो कि स्वतंत्र हैं। तो यह है भारत के संविधान की एक और विशेषता कि भारत में स्वतंत्र निकाय भी होते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम लोग देखते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मित्रों जब 1989 ईस्वी में, और मतलब 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, तो उससे पहले तक भारत में वयस्क मताधिकार की जो एक उम्र होती है वो 21 थी। लेकिन इसके द्वारा 1989 में जब 61वां संविधान संशोधन होता है प्यारे साथियों, तो जो वयस्क मताधिकार की आयु है वह 21 वर्ष से घटा के कितनी कर दी जाती है, 18 वर्ष। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया हमारा अगला भारतीय संविधान की विशेषता, क्या, वयस्क मताधिकार। इसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं एकल नागरिकता। मित्रों भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, अर्थात भारत के जो नागरिक होंगे उनके पास केवल एक ही नागरिकता हो सकती है, और वह कौन सी होगी, भारत की नागरिकता, अर्थात भारतीय नागरिक। तो मित्रों हमने देखा भारत की प्रमुख विशेषताओं को, और भी अनेक विशेषताएं हैं, चूंकि विशेषताओं का ऐसे वर्णन एक वीडियो में नहीं किया जा सकता, तो हम लोग जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे और उससे आने वाले प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है मित्रों, अब चूंकि मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो विस्तृत रूप से भारत के संविधान की विशेषताओं और मुख्य जो बिंदु हैं, मुख्य तथ्य हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।